नमस्कार। और आज के इस शानदार साहित्य विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी जोरों पर चल रही है तो विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स को गहराई से समझना तो बिल्कुल तय है। आज हम उनकी एक बेहद खास रचना सोनेट 24 की गहराई में उतरने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि इस जटिल और पुरानी अंग्रेजी कविता को हम आज के स्मार्टफोन और कैमरे के उदाहरणों से डिकोड करेंगे, ताकि इसके कॉन्सेप्ट्स सीधा दिमाग में छप जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विजुअल मास्टरपीस की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव क्या-क्या होंगे। पहला, चित्रकार के रूप में नेत्र। दूसरा, नेत्र और हृदय का समझौता। तीसरा, फेयर यूथ का परिचय। चौथा, साहित्य में पुनर्जागरण कला। और अंत में हम बात करेंगे दृष्टि की सीमाओं के बारे में। तो चलिए सीधे हमारे पहले भाग से शुरू करते हैं, चित्रकार के रूप में नेत्र। शेक्सपियर शुरुआत ही एक बहुत ही शानदार रूपक के साथ करते हैं। वो लिखते हैं, माइन आई हैथ प्लेड द पेंटर एंड हैड स्टेल दाई ब्यूटीज फॉर्म इन टेबल ऑफ माई हार्ट। अब इसे आज के संदर्भ में इमेजिन कीजिए। आंखें बिल्कुल एक लेटेस्ट स्मार्टफोन के हाईटेक कैमरा की तरह हैं, जिसने अभी अभी अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की एक शानदार पोर्ट्रेट फोटो खींची है। और कमाल की बात यह है कि ये फोटो सेव कहाँ हुई है? टेबल ऑफ माई हार्ट पर, यानी हृदय के पटल पर, जो बिल्कुल आपकी एक सीक्रेट प्राइवेट डिजिटल फोटो गैलरी की तरह काम कर रहा है। अब अगर इतनी कीमती फोटो है तो उसे सुरक्षित भी तो रखना होगा, है ना? इसके आगे कवि कहता है, माई बॉडी इज द फ्रेम वेरिन इट इज हेल्ड। इसका सीधा सा मतलब है कि कवि का भौतिक शरीर उस तस्वीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक फ्रेम में बदल गया है। जैसे हम अपने महंगे स्मार्टफोन को एक मजबूत और खूबसूरत कवर में रखते हैं या किसी बहुत ही रेयर पेंटिंग को फ्रेम में सजाते हैं, ठीक वैसे ही कवि का शरीर उस सुंदर युवा की छवि को अपने अंदर पूरी तरह से महफूज रखता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे दिलचस्प भाग की तरफ, नेत्र और हृदय का समझौता। इस कविता में नेत्र और हृदय के बीच गजब का टीम वर्क देखने को मिलता है। ये दोनों एक दूसरे पर गुड टर्न्स यानी उपकार करते हैं। काम कैसे बटा है? आंखें उस सुंदर छवि को कैप्चर करती हैं और उसे सीधे दिल तक पहुंचाती हैं, और बदले में उस सुंदर युवा की आंखें कवि के हृदय में झांकने के लिए खिड़कियां बन जाती हैं। एक बेहतरीन साझेदारी। यहाँ एग्जाम के नजरिए से एक बात नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोनेट 24 अकेला नहीं है। शेक्सपियर के सोनेट 46 और 47 भी इसी आई हार्ट यानी नेत्र हृदय समूह का ही हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर सोनेट 47 में एक जगह जिक्र आता है कि आंखें एक पेंटेड बैंक्वेट यानी चित्रित दावत का मजा लेती हैं और अपने दोस्त हृदय को भी इस दावत में इनवाइट करती हैं। परीक्षा में अक्सर इस आई हार्ट ग्रुपिंग से सवाल बनते हैं, इसलिए इसे अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, फेयर यूथ का परिचय। आखिर ये तस्वीर है किसकी? ये पात्र हैं द फेयर यूथ, यानी एक बेहद ही सुंदर युवा। शेक्सपियर की शुरुआती 126 सोनेट इसी युवा को समर्पित हैं। अकादमिक दृष्टिकोण से ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि आमतौर पर उस दौर में प्रेम कविताएं किसी महिला को समर्पित होती थीं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। सोनेट 20 में तो शेक्सपियर ने इस युवा को अपनी भावनाओं का मास्टर मिस्ट्रेस तक कह डाला है। इस युवा का आकर्षण इतना तीव्र है कि कवि की आंखें उसे बस हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेना चाहती हैं। आइए अब इस विश्लेषण के चौथे और थोड़े थ्योरेटिकल हिस्से पर चलते हैं, साहित्य में पुनर्जागरण कला। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च ग्रंथालय के एक अध्ययन के अनुसार ये कविता सिस्टर आर्ट्स परंपरा का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे लैटिन में उत पिक्टूरा पोएसिस कहा जाता है, जिसका अर्थ है जैसी चित्रकला वैसी ही कविता। उस दौर में दृश्य कला यानी विजुअल आर्ट्स में जो भी नए प्रयोग हो रहे थे, उन्होंने अंग्रेजी कविता की बनावट को सीधे तौर पर प्रभावित करना शुरू कर दिया था। उस समय साहित्य और कला अलग अलग डिब्बे नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। इसी रेनेसां दौर में चित्रकला में लीनियर पर्सपेक्टिव या रैखिक परिप्रेक्ष्य का एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ। यह एक ऐसा मैथमेटिकल तरीका था जिससे एक बिल्कुल फ्लैट या सपाट कैनवस पर 3D का एहसास कराया जाता था। और शेक्सपियर ने क्या किया? उन्होंने इसी 3D परिप्रेक्ष्य को अपनी कविता की ज्यामिति में बुन दिया। उन्होंने सिर्फ शब्दों के जरिए एक ऐसा कमरा या स्पेस तैयार कर दिया जिसमें आप सच में गहराई महसूस कर सकते हैं। शेक्सपियर अपनी लाइनों में स्पष्ट कहते हैं, एंड पर्सपेक्टिव इट इज बेस्ट पेंटर्स आर्ट। यहाँ इस परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव को समझना खेल का सबसे अहम हिस्सा है।
शेक्सपियर समझा रहे हैं कि किसी चित्रकार की असली स्किल या कला को अगर समझना है तो देखने वाले को ठीक उसी एंगल या उसी नजरिए से देखना होगा जहां से चित्रकार ने उसे बनाया है। यानी कला की सच्ची गहराई नापने के लिए आपको आर्टिस्ट के मन के बिल्कुल करीब जाना ही पड़ता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, दृष्टि की सीमाएं। सोनेट 24 अपने अंतिम दोहे यानी कपलेट में एक बहुत ही जबरदस्त और गहरा ट्विस्ट देता है। Yet eyes this cunning wants to grace their art. They draw but what they see, know not the heart. ये सच में एक बहुत गहरी बात है। सोचिए, आपके फ़ोन के कैमरे का रेजोल्यूशन कितना भी हाई क्यों ना हो, वो सिर्फ बाहरी रंग, रूप और सतह को ही तो कैप्चर कर सकता है। वो ये थोड़ी जान सकता है कि उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है। आंखें सिर्फ वही उकेरती हैं जो वे देखती हैं, वे किसी के भीतर की आत्मा या हृदय को नहीं पढ़ सकती। और देखा जाए तो यही कला की सबसे बड़ी और कड़वी सीमा है। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं में समेटते हैं। पहला, विस्तृत रूपक यानी कंसीट का प्रयोग, जहां आंख को पूरे सोनेट में एक चित्रकार के रूप में दिखाया गया है। दूसरा, मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन, जहां आंखों और हृदय को इंसानों की तरह समझौता करते दिखाया गया है। तीसरा, सबसे अहम विषय है कला बनाम वास्तविकता, कि कला सिर्फ बाहरी सुंदरता दिखा सकती है, अंदर का सच नहीं। और चौथा बिंदु, इसे नेत्र हृदय सोनेट समूह का हिस्सा मानना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या कला कभी सच में हमारी आत्मा को दर्शा सकती है, या हम हमेशा केवल एक बाहरी फ्रेम, एक तस्वीर के ही कैदी बनकर रह जाएंगे? उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने न सिर्फ आपकी परीक्षा की तैयारी को मजबूत किया होगा, बल्कि साहित्य को देखने का एक बिल्कुल नया और ताज़ा नजरिया भी दिया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए और चीज़ों को नए नए परिप्रेक्ष्य से एक्सप्लोर करते रहिए।